देखिए, इंडिया नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में तीसरे नंबर पर आता है। हमसे पहले यूएस और उसके बाद चाइना है। ई-शॉप्स के बारे में हमने ओवरऑल देखा कि एम्प्लॉयज को काफ़ी कम नॉलेज है कि कैसे ये वर्क करते हैं। मैं आपको आज ऐसी एग्जांपल देने वाला हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि एक एम्प्लॉय ने आज की डेट में कैसे बिलियन डॉलर्स की वर्थ क्रिएट की है। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आपका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, माने ई-शॉप्स। जी हाँ, ई-शॉप्स के बारे में हमने ओवरऑल देखा कि एम्प्लॉयज को काफ़ी कम नॉलेज है कि कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे अगर वो किसी यंग स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने की, जहां पर वो करोड़ों कमा सकते हैं। हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपके लिए इस चीज़ को फॉलो करना या समझना इजी हो जाए। दोस्तों, आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सुना ही है कि कैसे वो बिलियनियर्स बन गए। इसमें मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बीजोस, लैरी पेज, ये सारे कंपनीज के सीईओज शामिल हैं। मैं आपको आज ऐसी एग्जांपल देने वाला हूं जहां पर आप देखेंगे कि एक एम्प्लॉय ने आज की डेट में कैसे बिलियन डॉलर्स की वर्थ क्रिएट की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव बॉलमर की। स्टीव बॉलमर ने 1980 में अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज को बीच में ही छोड़कर बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन किया था। उन्होंने वहां पर तकरीबन 34 ईयर्स सर्व किया। 20 ईयर्स के बाद जब बिल गेट्स ने सीईओ की पोजीशन को छोड़ा तो स्टीव बॉलमर ने सीईओ की पोजीशन को माइक्रोसॉफ्ट में संभाला और तकरीबन 14 साल माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर को संभाला। दोस्तों, आज स्टीव बॉलमर का नेटवर्थ 71.4 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, इसी वजह से मैं आपको स्टीव बॉलमर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि आप एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू को समझें। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आएगी। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि यदि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में भी कोई ऐसे पर्सन को आप जानते हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका थैंक्स जरूर करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस, अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए नो। और अगर आप किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम भी कमेंट्स में जरूर लिखिए। आई एम जस्ट क्यूरियस। दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा स्टार्टअप स्पेस को समझ लेते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एम्प्लॉयज अपने पास वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। देखिए, इंडिया नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में तीसरे नंबर पर आता है। हमसे पहले यूएस और उसके बाद चाइना है। इंडिया में आज की डेट में तकरीबन 59,000 स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, 2014 तक इंडिया में तकरीबन 3,000 नई कंपनीज हर साल रजिस्टर हो रही थी। मात्र 5 सालों में ये नंबर 3 गुना हो गया है और 2019 में ऑलमोस्ट 9,000 नई कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हुई हैं, जिन्होंने तकरीबन 40,000 नई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि ओवरऑल स्टार्टअप स्पेस एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 21 कंपनीज ऐसी हैं जो कि अब एक बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी हैं, माने कि यूनिकॉर्न। इस 21 कंपनीज को आपने जरूर सुना भी होगा, जिसमें कि इनमोबी, स्नैपडील, ओला, पेटीएम, क्विकर, जोमैटो, हाइक, शॉपक्लूज, बायजूस, स्विगी, ओयो, रिवीगो, बिग बास्केट, लेंसकार्ट, पाइन लैब्स, नाइका, पोस्टमैन, पॉलिसी बाजार, अनअकैडमी, ड्रीम्स 11, डिलीवरी, बिलडेस्क और जीरोधा जैसी कंपनीज शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इंडिया में 40 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न बन चुके हैं, बट वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें पॉपुलर नेम्स फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो इन कंपनीज में या तो एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं या अभी भी
एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने अपने ईसॉप से करोड़ों रुपए कमाए इन कंपनीज की ग्रोथ के साथ? तो उसका आंसर आपको नहीं में मिलेगा। आज हम समझेंगे कि क्यों एम्प्लॉय अपने ईसॉप्स की वैल्यू को नहीं समझता और कैसे उसको इस बात को समझना है और कैसे उसकी वैल्यू को रियलाइज भी करना है। दोस्तों, ईसॉप्स को समझने के साथ पहले ये देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉयर किस तरह के अलग अलग तरह के इंसेंटिव प्लान्स या स्टॉक के प्लान्स लाता है ताकि वो किसी भी एम्प्लॉय को अफोर्ड और रिटेन कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं ईसॉप, मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। इन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स भी कहा जाता है। देखिए, इसमें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 4 साल के लिए स्टॉक्स को वेस्ट करने की ऑप्शन देता है। देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एक राइट है, मतलब कि ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है। ईसॉप्स को फर्दर देखने से पहले एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आती है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट वो डेट है जिसमें कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है। बेसिकली वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करती है, उसको ग्रांट डेट बोला जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है वेस्टिंग डेट। ये वो डेट है जहां पर शेयर एक एम्प्लॉय के वेस्ट होते हैं। वेस्ट का मतलब उसके पास अब ये राइट आ गया है कि वो इन शेयर्स को कंपनी से परचेज कर सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है वेस्टिंग पीरियड। जनरली जो भी कंपनी शेयर्स को प्रोवाइड करती है वो ओवर अ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम फ्रेम में इन शेयर्स को वेस्ट होने देती है और एक एम्प्लॉय उस शेयर्स को धीरे धीरे कर अपने एम्प्लॉयर से उन शेयर्स को परचेज कर सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर एक्सरसाइज डेट है। ये वो डेट है जिसमें एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी को बताता है कि मैं इन शेयर्स को अब एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मतलब आपसे परचेज करना चाहता हूँ। पांचवें नंबर पर एक्सरसाइज प्राइस है। ये एक प्री डिफाइंड प्राइस रहती है जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को शुरू में ही बता देती है। जनरली दोस्तों, एम्प्लॉयर चाहता है कि कंपनी की ग्रोथ के साथ एम्प्लॉय को फायदा हो सके और एक्सरसाइज प्राइस मिनिमम टू मिनिमम रखी जाती है। जनरली ये फेस वैल्यू के साथ ही रिजेंबल करती है और तकरीबन इसकी वैल्यू 10 रुपीज रखी जाती है। दोस्तों, 6th नंबर पर फेयर मार्केट वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जिस पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यही अगर ये एक अनलिस्टेड शेयर है, मतलब कि अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, तो मर्चेंट बैंकर ने लास्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली होगी उसे को कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी। अब बात करते हैं डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉइज को। सबसे पहले हमने जैसे कि बात करी ईसॉप्स, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ये ऐसे प्लान्स हैं जहां पर कंपनी एम्प्लॉइज को स्टॉक को परचेज करने के राइट्स पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉय उस कंपनी में स्टे करेगा उसको धीरे धीरे वो शेयर्स खरीदने की ऑप्शन मिल जाएगी। दूसरे हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान्स। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक एक डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड करती हैं। जनरली ये डिस्काउंट 10 to 15% का होता है। ये उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल ज़्यादातर रहता है जो कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं। इसमें एम्प्लॉय हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट स्टॉक्स को परचेज करने के लिए कटवाता रहता है और आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर, जनरली जो कि 12 महीने का रहता है, उसके बाद वो शेयर्स को परचेज कर सकता है एक डिस्काउंटेड रेट पे। तीसरा दोस्तों फैंटम शेयर्स या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स हैं। इसमें एक्चुअली में स्टॉक्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, जबकि स्टॉक्स के जो भी एप्रिसिएशन है उसको कैश कंपोनेंट में एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आखिरी है रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स या रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक अवार्ड्स। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट में एम्प्लॉय को कुछ पैसे देने पड़ते हैं अपनी तरफ से उन शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, जबकि स्टॉक अवार्ड्स कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एज एन अवार्ड या परफॉर्मेंस अवार्ड की तरह ही प्रोवाइड करती है, जहां पर एम्प्लॉय को उन शेयर्स को अक्वायर करने के लिए कोई पैसे भी देने नहीं पड़ते। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक अवार्ड्स दोनों ही तभी उन कंपनीज के लिए जनरली एप्लीकेबल है जो कंपनीज बेसिकली लिस्ट हो चुकी हैं, और ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव के तौर पर दिए जाते हैं जहां पर कंपनी कुछ प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स के अचीवमेंट पर एम्प्लॉइज को ये स्टॉक्स प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि एक एम्प्लॉय को ईसॉप के रिगार्डिंग
जो इनकम हो रही है उसके ऊपर उसका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये समझना बेहद ही जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को 500 शेयर्स इस साल वेस्ट हुए उसके, और वो शेयर्स की वैल्यूएशन टोटल ओवरऑल 10 लाख रुपीस की है। और मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने इन शेयर्स को एक्सरसाइज भी कर लिया, तो ये 10 लाख रुपीस बेसिकली प्री रिक्विजिट इनकम के बीच में कैलकुलेट होगी और प्री रिक्विजिट इनकम टोटल उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अजम्पशन ये मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 25 लाख रुपीस की थी पूरे साल की, और अब ये 10 लाख रुपीस उसकी 25 लाख रुपीस इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे, तो टोटल उसका कॉम्पनसेशन 35 लाख रुपीस का बन गया, और उस 35 लाख रुपीस करस्पॉन्डिंगली उसे इनकम टैक्स पे करना होगा। इसे प्री रिक्विजिट टैक्स भी बोला जाता है। दोस्तों, जब भी एम्प्लॉय इन स्टॉक्स को सेल करेगा, मान लेते हैं कि उसने इन शेयर्स को 2 साल के बाद सेल किया, तो जैसे कि हमने पहले भी अपनी इनकम टैक्स की वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अनलिस्टेड स्टॉक्स की इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगी, और अगर यही कल को अनलिस्टेड स्टॉक कल को लिस्ट हो जाता है तब उसकी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगी। तो मैं इसको बहुत एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर 2 साल के बाद उन शेयर्स को वो सेल करता है तो उसे 20% इसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जो भी उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मान लीजिए ये 10 लाख रुपए के शेयर कल को वो 50 लाख रुपीस के बेचता है, तो 40 लाख रुपीस के करस्पॉन्डिंगली कैपिटल एप्रिसिएशन गिना जाएगा, और उसे इसके ऊपर 20% विद इंडेक्सेशन के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा। यही अगर 2 साल के नीचे होता तो लेस देन 30% का कैपिटल गेन उसे देना पड़ता। यही अगर कंपनी लिस्ट हो गई है तो उसे 10% का कैपिटल गेन देना होगा। हमारे वाले केस में एग्जांपल में हमने 40 लाख रुपीस का कैपिटल गेन लिया है, तो उसका 10% मीन्स 4 लाख रुपीस उसे एज एन इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उससे। हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर स्विगी को लिया है, जो कि पिछले 5 साल में 10 राउंड ऑफ फंडिंग उठा चुकी है। दोस्तों, अगेन ये इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। देखिए, स्विगी की सीरीज ए फंडिंग अप्रैल 2015 में हुई थी, जो कि तकरीबन $2 मिलियन के करीब की रही। उसके बाद उसकी सीरीज बी फंडिंग उसी साल जून 2015 में रही, जहां कंपनी को $16.5 मिलियन मिले। फिर सीरीज सी फंडिंग हुई, जो कि उसके अगले साल जनवरी 2016 में हुई, जो कि तकरीबन $35 मिलियन की थी। इस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन $130 मिलियन की थी। ऐसे करते 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 फरवरी 2020 में इनकी 10th राउंड ऑफ फंडिंग हुई है, जहां पर कंपनी को $113 मिलियन की फंडिंग हुई है, और कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन $3.9 बिलियन की आई है। दोस्तों, यही एग्जाम्पल को लेकर हमने एक प्राइस पर शेयर एक अज्यूम कर लिया, अगेन जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस। मान लेते हैं कि सीरीज ए के टाइम पे कंपनी के शेयर की प्राइस तकरीबन 50 रुपीज़ पर शेयर थी, और जैसे जैसे वो बढ़ी सीरीज सी तक आते आते, क्योंकि कंपनी की $2 मिलियन फंडिंग से उठकर तकरीबन 18 टाइम्स $35 मिलियन फंडिंग हुई है, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 18 से 19 गुना शेयर के प्राइस भी बढ़ गया। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि शेयर का प्राइस इस वक्त 1000 रुपीज़ पर शेयर है। जैसे जैसे सीरीज़ ऑफ फंडिंग आगे बढ़ती है, तो सीरीज़ डी तक आते आते ये शेयर का प्राइस तकरीबन 1500 रुपीज़ पर शेयर हमने अज्यूम किया है। सीरीज़ एफ तक आते आते ये 7000 रुपीज़ पर शेयर हो गया, और लास्ट सीरीज़ तक आते आते कंपनी का पर शेयर 13,000 रुपीज़ पर शेयर का हो गया। दोस्तों, फर्स्ट करैक्टर को हमने नंदू लिया है। आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नंदू के करैक्टर को रिकग्नाइज या फिर समझ पाएंगे। हमने नंदू जो करैक्टर लिया है, अज्यूम किया है कि उसने सीरीज़ ए के टाइम पे अप्रैल 2015 में फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज स्विगी को ज्वाइन किया। कंपनी ने उसे कॉम्पनसेशन में 10 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन दिया, और 5000 ESOPs साथ में प्रोवाइड किए, जो कि अगले 4 साल में वेस्ट होने हैं। देखिए, जब ये शेयर्स उसको प्रोवाइड किए गए तो इसको ग्रांट, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, इसको ग्रांट दिया गया है। मार्च 2016 में पहले 1250 शेयर्स उसके वेस्ट हो गए हैं, जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है। पर जनरली नंदू हमने वो करैक्टर लिया है जो कि नॉर्मल किसी भी एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी इनकम टोटल सैलरी में ऐड हो रही है। लोग इन शेयर्स को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, और ये शेयर्स धीरे धीरे उन्हीं के अकाउंट में वेस्ट होते चले जाते हैं, ऑल्दो उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। 1 साल के बाद मार्च 2017 में
उसको 1250 शेयर्स अगले वेस्ट उसके अकाउंट में हो गए। उसके बाद 2018 में बाकी के 1250 शेयर, और फिर मार्च 2019 में उसके पास टोटल 5000 शेयर्स उसके वेस्ट हो गए। मान लेते हैं कि नंदू ने इस कंपनी को 5 साल के बाद मार्च 2020 के करीब छोड़ा। उस टाइम पे उसकी ओवरऑल इस शेयर्स की वैल्यूएशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और क्या वो उन शेयर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकता है वो समझ लेते हैं। दोस्तों इसी एग्जाम्पल में हमने नंदू की ज्वाइनिंग CTC 10 लाख रुपीस की मानी है, और 2.5 लाख रुपीस के उसको 5000 शेयर्स एज एन ESOP प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी की एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपीस की है। अगले 5 साल में ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि नंदू 10 लाख रुपीस से उसका कॉम्पनसेशन बढ़कर हर साल जो कि अच्छे से बढ़ रहा है, पहले साल वो बढ़कर 13 लाख हो गया, फिर 17 लाख हो गया, फिर 22 लाख हो गया, 4 साल के बाद वो 28 लाख हो गया, और 5 साल के बाद इसको हमने 35 लाख रुपीस एज्यूम किया है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल में इसको इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ ईजिली रिलेट कर सकें आप इसके साथ। अब 5 साल के बाद उसके बाद सारे के सारे शेयर्स वेस्ट हो चुके हैं। अब वो कंपनी को डिसाइड करता है कि किसी और कंपनी में मूव आउट करने के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे देखिए उस शेयर्स की पहले तो वैल्यूएशन समझते हैं। हमने आफ्टर 10 राउंड्स ऑफ फंडिंग देखा कि कंपनी की जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो इस वक्त तकरीबन 13,000 पर शेयर के करीब बैठ रही है। तो यहाँ पर उसका कैपिटल गेन या प्री रिक्विजिट इनकम कितनी होगी? प्री रिक्विजिट इनकम के लिए 13,000 जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस एक्सरसाइज प्राइस जो 50 रुपीस की थी, वो पर शेयर उसका प्री रिक्विजिट इनकम कैलकुलेट होगा। तो 13,000 माइनस 50 रुपीस इज इक्वल टू 12,950 रुपीस पर शेयर। अब उसे शुरू में 5,000 शेयर्स अलॉट हुए थे जो कि सारे के सारे वेस्ट हो चुके हैं। अगर ये 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर दें 12,950 से, तो ये टोटल तकरीबन 6.475 करोड़ रुपीस बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी वैल्यूएशन बैठेगी। अब ये 6.475 करोड़ उसकी प्री रिक्विजिट इनकम में ऐड होगी। तो इस साल उसका कॉम्पनसेशन वैसे सैलरी में सिर्फ 35 लाख रुपीस का था। अब 35 लाख रुपीस में अगर वो 6.475 करोड़ को ऐड कर दें तो मोटा मोटा ये तकरीबन 6.75 करोड़ के करीब बैठ गया। अब इसके ऊपर 33% इनकम टैक्स लेगी। तो अगर मैं 6.475 करोड़ के करस्पॉन्डिंगली ही देखूं तो तकरीबन टैक्स लायबिलिटी 2 करोड़ 15 लाख के करीब बैठेगी। दोस्तों यहाँ ही पर ही नंदू डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास 2 करोड़ 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को एज एन इनकम टैक्स देने के लिए नहीं है। यहीं पे वो डिसाइड करता है कि वो इन 5,000 शेयर्स को अब नहीं लेगा और इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि स्विगी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। उसे कल को ये नहीं पता कि अगर वो ये इतना पैसा दे देता है, बाद में अगर कंपनी लिस्ट नहीं होती तो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा लॉस होगा। इस वजह से नंदू इन शेयर्स को छोड़ देता है और ये शेयर वापस से कंपनी के पूल में वापस चले जाते हैं और नए किसी भी एम्प्लॉई को ये शेयर्स वापस से ग्रांट में दे दिए जाएंगे। ऑब्वियसली नई जो ग्रांट्स होंगी वो नए एक्सरसाइज प्राइस पर दी जाएंगी। दोस्तों इसमें समझने की बात क्या है, क्योंकि उसने 5 साल तक इन शेयर्स को वेस्ट जो होते रहे उनको एक्सरसाइज नहीं किया। बाय द एंड जब वो उस कंपनी को छोड़ने का डिसाइड करता है नंदू, तो उस वक्त तक ये शेयर्स की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो चुकी है और उसकी वजह से उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी बहुत बड़ी है, जिस वजह से नंदू इन शेयर्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पाया और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसने कैपिटल एप्रिसिएशन की मिस कर दी। तो दोस्तों दूसरी एग्जांपल में हमने करेक्टर नील लिया है जिसके कॉम्पनसेशन बिल्कुल सेम नंदू की तरह ही है और उसको भी शुरू में हमने वही सेम अजम्पशन मानी है कि 5,000 ESOPs ग्रांट किए गए थे जब उसने कंपनी को ज्वाइन किया। पर नील डिसाइड करता है कि जैसे जैसे उसके शेयर्स वेस्ट होते जा रहे हैं उन शेयर्स को वो एक्सरसाइज करता रहे। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप साथ के साथ ही शेयर्स को एक्सरसाइज करते रहें तो ओवरऑल इनकम टैक्स में आपका कितना मुनाफा होगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मार्च 2016 में पहली अलॉटमेंट उसके 1250 शेयर्स की हुई नील को और उसने साथ के साथ ही उन शेयर्स को एक्सरसाइज कर लिया। इस वक्त उसका टोटल कॉम्पनसेशन 13 लाख रुपीस का है और जब उसको ये 1250 शेयर्स अलॉट हुए उस वक्त कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ की बैठती है। तो ओवरऑल उसका प्री रिक्विजिट इनकम में 1000 रुपीज़ माइनस 50 रुपीज़ ओवरऑल पर शेयर 950 रुपीज़ का गेन गिना जाएगा। ये 950 इंटू 1250 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो टोटल प्री रिक्विजिट इनकम तकरीबन 11,87,000 रुपीज़ की बैठेगी, जो कि उसकी टोटल कॉम्पनसेशन 13 लाख रुपीज़ में ऐड कर दी जाएगी। जब दोस्तों ये 11,87,000 उसकी 13 लाख रुपीज़ की इनकम में हम ऐड करते हैं तो टोटल इनकम 24,87,000 की हो गई, जिसके करस्पॉन्डिंगली उसको अगेन 1/3 की स्लैब में वो आएगा। इस बार अज्यूम करते हैं सिर्फ अगेन 11,87,000 के करस्पॉन्डिंगली उसको इनकम टैक्स तकरीबन 3,95,000 के करीब देना होगा। उसके बाद थर्ड अलॉटमेंट उसकी जो थर्ड इन्वेस्टिंग है मार्च 2018 में हुई। उस वक्त कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर 7,000 रुपीज़ के करीब हो चुकी है। अब इस बार उसका प्री रिक्विजिट इनकम में 7,000 माइनस 50 रुपीज़ मतलब 6,950 रुपीज़ पर शेयर हुआ, और अगेन वही 1250 शेयर्स उसके वेस्ट हुए जिसको उसने एक्सरसाइज कर लिया। तो टोटल इनकम उसकी तकरीबन 86,87,000 रुपीज़ के करीब बैठती है, जो कि अगेन उसकी टोटल कॉम्पनसेशन में ऐड कर दी जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंगली नील की इनकम टैक्स तकरीबन 28,95,000 रुपीज़ का बैठेगा। फोर्थ ईयर में मार्च 2019 में भी उसे 1,250 शेयर्स अलॉट हुए। इस वक्त कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 रुपीज़ पर शेयर की बैठ चुकी है, जिसके करस्पॉन्डिंगली उसकी प्री रिक्विजिट इनकम 11,000 माइनस 50 रुपीज़ मतलब 10,950 रुपीज़ पर शेयर बैठेगी। टोटल अगेन उसको 1250 शेयर्स वेस्ट हुए हैं जिसको उसने एक्सरसाइज किया। तो टोटल इनकम में ओवरऑल 1.368 करोड़ रुपीज़ ऐड होंगे टोटल सीटीसी में उसके। इसके करस्पॉन्डिंगली नील को 45.62 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर हम इन चारों साल का इनकम टैक्स को ऐड करें तो ये टोटल में 84,56,000 रुपीज़ के करीब बैठता है। अगर नंदू के केस से इस बार हम कंपेयर करें तो ओवरऑल इनकम टैक्स की ही 1.3 करोड़ रुपीज़ की बचत है। मुझे पता है आप नील की एग्जाम्पल देखकर ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि एक एम्प्लॉई के पास 1.325 करोड़ रुपीज़ एज इनकम टैक्स पे करने के लिए कहाँ है। उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने तीसरी एग्जाम्पल नितिन की ली है। नितिन के कॉम्पनसेशन भी सेम नील और नंदू की तरह ही है, और उसको भी 5,000 ESOPs हमने अज्यूम किए हैं। इस बार हमने ये अज्यूम किया है कि नितिन ने जब उसको शेयर्स वेस्ट हुए एक्सरसाइज तो किए ही किए, साथ में आकर उन्हें प्लानिफाई के माध्यम से सेल भी कर दिया। इजी एग्जाम्पल लेने के लिए मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उसने शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू पर ही सेल कर दिया, ताकि इजीली आप इसका ओवरऑल गेन समझ सकें। तो पहले साल के बाद जैसे कि हमने कहा था कि मार्च 2016 में जब 1250 शेयर्स वेस्ट हुए तो नितिन ने उसको एक्सरसाइज किया 3.95 लाख, जैसे कि नील ने भी इनकम टैक्स पे किया था, नितिन ने भी पे किया, और ओवरऑल उसकी इनकम 11,87,000 की थी। तो नेट गेन 7.91 लाख रुपीस का हुआ। दोस्तों मार्च 2017 में नितिन के 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। इस वक्त स्विगी की फेयर मार्केट वैल्यू 1,500 रुपीज़ पर शेयर है। अगर मैं प्री रिक्विजिट इनकम पर शेयर की बात करूं तो ये फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस 1,450 रुपीज़ पर शेयर बैठती है। टोटल प्री रिक्विजिट इनकम तकरीबन 18,12,000 के करीब हुई, और टोटल इनकम नितिन की 35,12,000 के करीब बैठती है। दोस्तों नितिन की इनकम टैक्स लायबिलिटी 6,04,000 के करीब है। इस बार हमने सेलिंग प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू ही अगेन कंसीडर किया है, जो कि 1,500 रुपीज़ पर शेयर है। टोटल प्रॉफिट नितिन का इस पूरी ट्रांजैक्शन में 12,08,000 के करीब बैठता है। थर्ड ईयर में यही चीज़ को अगर हम वापस से देखें, इस बार शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 7,000 रुपीज़ पर शेयर की थी, जिसके करस्पॉन्डिंगली 86,87,000 रुपीज़ टोटल इनकम में ऐड हुए, और जिसमें से 28.95 लाख रुपीज़ उसने इनकम टैक्स पे कर दिया। नेट गेन नितिन को इस साल 57,92,000 रुपीज़ का रहा। फोर्थ ईयर में यही गेन उसका बढ़कर 91,18,000 का हो गया। ओवरऑल दोस्तों नितिन ने हर साल उसने कैपिटल गेन कमाया, और टोटल गेन उसका इस पूरी ट्रांजैक्शन में 1,69 लाख रुपीज़ का रहा। देखिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। दोस्तों नितिन की एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ में आएगा कि इस शेयर्स को एक्सरसाइज करने के साथ साथ सेल करने से आप सारे के सारे शेयर्स को अपने पास वेस्ट करवा पाएंगे, और इनकम टैक्स का झंझट
आपके दिमाग को बर्डन नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको जैसे जैसे शेयर्स एक्सरसाइज में मिल रहे हैं आप उन शेयर्स को सेल करते जा रहे हैं, जिससे आप इजीली इनकम टैक्स को भी पे कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक बजट 2021 की अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसको सुनकर आप खुशी से अपनी कुर्सी पर जम कर लेंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नए रूल के हिसाब से 1 अप्रैल 2016 के बाद जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं और जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से नीचे है और जो इंटर मिनिस्ट्रियल सर्टिफिकेट ले चुकी है, वो स्टार्टअप्स के बीच में अगर एम्प्लॉइज़ को ईसॉप्स मिलते हैं, कोई भी प्री रिक्विजिट इनकम के करस्पॉन्डिंगली इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी एम्प्लॉई को एज आ इनकम टैक्स कुछ भी नहीं देना होगा। तो आप इन शेयर्स को बेझिझक होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं और इन शेयर्स को सेल कर कर भी अच्छा कैपिटल गेन कमा सकते हैं। दोस्तों प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री IPO में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री IPO परफेक्ट है।